Hello guys, so I'm Kanchan Gupta. I'm back with the second part of this session because of we in the first part में हमने 40 questions जो हैं वो किए थे and due to some reasons जो है वो question जो part है वो 40 questions तक ही हो पाया but कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं और 40 के बाद से स्टार्ट करते हैं तो दैट विल बी योर सेकेंड पार्ट। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो देखना मत भूलना। ठीक है, काफ़ी अच्छा उसमें क्वेश्चन थे, दो तीन बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। मैंने जो टेलीग्राम पर भी आपसे शेयर किए थे तो आप देख लेना। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, मुझे बहुत अच्छे लगे वो वाले क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो क्वेश्चंस रहेंगे। इनोवा का क्वेश्चन हमने कर लिया था, हमने 40 तक कर लिए थे। नाउ विल स्टार्ट। Just a second, just a moment. Just a moment. हाँ जी। तो जस्ट अ मोमेंट, ये खत्म हो जाएगा, एक सेकेंड रुकेगा। हाँ जी। सो आ जाइए क्वेश्चन पे। हमारा यहाँ पे ये बात करता है कि जो कर्व होता है इज द प्लाटोकर्टिक। प्लाटोकर्टिक मैंने गाइस मैंने आपसे ये शेयर भी किया था कि ऐसे होता है, जैसे ये आपकी लाइन है जो ऑन द पीक रहता है, एक आपका बिल्कुल नॉर्मल कर्व पे रहता है, दैट वाज योर मेसोकार्टिक, और एक बिल्कुल आपका फ्लैटन पे चला जाता है, तो ये होता है एल एम पी। यानी कि लेप्टोकर्टिक इज योर अपर साइड, बहुत ऊपर होता है टॉप पे, और प्लाटो यानी कि आपका प्लेट की तरह सपाट हो जाता है, तो वो होता है प्लाटोकर्टिक। उस टाइम पर आपका जो रहता है ये आपका ये यू जो है आपका ग्रेटर भी हो जाता है 0.26 का नॉर्मल कर्व से। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा भी हुआ है अगर आपका इक्वल है तो ये वाला जो है इक्वल। ठीक है, एक तो नंबर याद रखना, दैट इज दी 263 है ये नंबर। ठीक है जी, प्लेटोकर्टिक यानी कि फ्लैट में हो जाता है, तो वो आपका ग्रेटर देन जो है ए यू जो है दैट इज दी ग्रेटर देन जो है वो आपका जीरो जो है 0.263 में आता है। यहाँ पे आप उसका फुल जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ देख सकते हो कि कर्टोसिस क्या होता है, कर्टोसिस और स्क्यूनेस। स्क्यूनेस होता है मेजर ऑफ सिमेट्री, कि कितनी सिमेट्री आपकी बनती है। कर्टोसिस होता है इसका मेजर ऑफ टेल, लाइट टेल है या वो हेवी टेल्ड है। तो डेटा सेट जो होते हैं लो कर्टोसिस में, हाँ हाँ, जो है आपकी लाइट टेल होती है। और एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस आता है ना, तो वो इंक्लाइन करेगा राइट की तरफ से। तो याद रखिएगा नेगेटिव स्क्यूनेस जो रहता है, नेगेटिव स्क्यूनेस दैट इज जो है मोर इंक्लाइन टू द राइट, एंड इट इज रॉन्ग बिकॉज नेगेटिव जो वैल्यू होती है स्क्यूनेस की वो आपकी इंडिकेट्स दैट डेटा दैट आर स्क्यूड लेफ्ट, कि काफ़ी सारा जो डेटा है वो आपका लेफ्ट की तरफ स्क्यूड हो गया है। राइट, नॉर्मल कर्व जो होता है एल। अच्छा, ये आपको जो है ऑप्शंस में दे रखे हैं, ठीक है, आ जाओ। इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट हो जाती है जबकि वो ट्रू है, तो वो कौन सी एरर होती है? तो वो एरर होती है आपकी टाइप 1 एरर की, जब आपका ट्रू था, जब आपका ट्रू था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है बाय मिस्टेकनली, वट एवर द रीजन जो भी है, तो वो एरर हो जाती है टाइप 1 एरर। आ जाओ। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है, कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। तो मेजर ऑफ थ्योरेटिकल, जब हम किसी थ्योरी को मेजर करते हैं, हम फेयर रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं कंटेंट की, हम मेजर करना चाहते हैं परफॉर्मेंस को, या हम एग्रीमेंट विद द नोन रिजल्ट्स के साथ में, जो हमें ऑलरेडी पता है उसके साथ में हम लोग करना चाहते हैं। तो गाइस इसका आंसर आपका बनेगा, सॉरी, इसका आंसर आपका बनेगा डी। यानी कि आपकी जो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है, प्रिडिक्ट करना, दैट विल बी योर परफॉर्मेंस, आप क्या परफॉर्म करने वाले हो इन फ्यूचर, वो प्रिडिक्ट करती है। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होती है? नोन फैक्ट्स के साथ में जब आप कॉन्करेंटली आपको देखते हो,
कि कितना आपने अचीव किया है, दैट विल बी योर कॉन्करेंट वैलिडिटी। एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है आपका थियोरिटिकल प्रोसेस कि जिस चीज़ के लिए प्रक्रियाओं का मापन करना, जिस चीज़ के लिए आपने टेस्ट पेपर बनाया है, वट एवर यू आर मेकिंग, वो उसी को जो है एडजस्ट करें, तो उसी के साथ में जस्टिफाई करें। नाउ अ रिसर्चर विशेज टू स्टडी द अचीवमेंट इन अ स्कूल सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटेलिजेंस। देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें आप बताएंगे वन वेरिएबल जो है एक नॉमिनल स्केल पे जज हो रहा है एंड द अदर जो है वो इंटरवल स्केल पे है, वन इन द रेशियो एंड द अदर इज नॉमिनल स्केल। बोथ द वेरिएबल्स आर इंटरवल स्केल पे होते हैं, बोथ वेरिएबल्स आर ऑन रेशियो स्केल। तो आप गाइस यहाँ देख सकते हो रिसर्चर विशेस टू स्टडी द अचीवमेंट। अब अचीवमेंट जो होता है कौन से स्केल पे होता है, विद रिस्पेक्ट टू द इंटेलिजेंस। जब हम चीज़ें अचीव करते हैं तो कौन से स्केल पे होता है, ये बोथ द वेरिएबल्स ऑन द इंटरवल स्केल। ठीक है, जो भी दोनों वेरिएबल्स होंगे वो किस पे होंगे, इंटरवल स्केल पे होंगे। इज अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस मेजर्ड ऑन इंटरवल स्केल? ये सही बताओ। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो अचीवमेंट हमारा किस स्केल पे होता है, ऑर्डिनल स्केल पे होता है। लेकिन यहाँ ऑर्डिनल का एक तो ऑप्शन नहीं है, प्लस अगर हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड, जैसे आपके जो स्टैट का पेपर होता है या आपके आईक्यू का पेपर होता है, दैट विल बी ऑन द इंटरवल स्केल पे होता है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इंटेलिजेंस आपका होता है ना 0 से लेकर जो है 35 तक, जो है माइंड आता है, ये है वो है, तो यहाँ पे आपका जो आईक्यू स्कोर होता है वो इंटरवल पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर आपका बना है वो बोथ द वेरिएबल्स का बना है कि वो इंटरवल स्केल पे, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो तो आपका इंटरवल पे रहता ही रहता है। ठीक है, तो लेकिन और जो अचीवमेंट होता है वो ऑर्डिनल पे होता है, लेकिन इट कैन बी ऑन द इंटरवल ऑल्सो। सम टेस्ट ऐसे होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल यू use to find out whether children's motivation to succeed at school is related to the size, ethnicity and socio-economic status। तो अब आपको यहाँ पे जो है ये बताया है साइज को लेकर, एथनिसिटी को लेकर, ये आपके मल्टीपल जो है वेरिएबल्स हैं, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कौन सा आप यहाँ पे टेस्ट लगाओगे। तो दैट विल बी योर क्रूशियल वैल्यूज टेस्ट। अब क्यों, क्योंकि क्या होता है इस टेस्ट में ना, वन ये आपके दो, एक तो एक से ज़्यादा आपके जो है इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं जहाँ पर आप इसको करें, और मल्टीपल जो रिग्रेशन होता है, दैट इज योर मल्टीपल रिग्रेशन, वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहाँ पर क्या होता है, रिलेशनशिप होता है वन डिपेंडेंट वेरिएबल और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। तो लेकिन क्रूशियल वैल्यूज जो टेस्ट होता है बेसिकली ये आपका इन्हीं जो है वेरिएबल्स को जो है कोरिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन अ कोरिलेशनल स्टडी में बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में जब आप कोरिलेशनल स्टडी कर रहे हो तो रिसर्चर ऑब्टेन्ड आर फ्रॉम द 17 सब्जेक्ट्स में जो उसको रिग्रेशन मिला है, आर्स मिला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम वैल्यू वी शुड टेक फॉर द आर टू बी सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल पे। तो आपको यहाँ पे देखो पूरी वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे एक ये दे रखा है आपको डी एफ जो है डिफरेंस जो है ऑफ ये है, फिर इस पॉइंट पे आपका ये है डी एफ 16 पे आपका 0.01 का ये है, डी एफ 15 पे यानी कि आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला हुआ है वो है 17 का, फिर आपको 16 का, फिर आपको 15 का और आपको मिला है 14 का। इस तरीके से आपको 0.01 लेवल पे जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मिले हैं। अब आपको क्या बताना है, कोरिलेशन क्या आएगा आपका, पता है इसे काफ़ी बड़ा जाता है, लेकिन आप इसका आंसर यहाँ पे ले सकते हो।
Just a moment, guys. Just a moment. Yes. So a researcher has evaluated the responses of the students को and committed a constant error of 3 by over marking. मतलब बार बार जो है कांस्टेंट वो एरर कर रहा है बच्चा, 3 की ओवर मार्किंग, मतलब 3 ज़्यादा बढ़ा के कर रहा है, तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो 3 ज़्यादा हो जाएगा या 3 से कम हो जाएगा, या इट वुड इंक्रीज बाय 3 डिवाइडेड बाय नंबर इन ग्रुप एंड रिमेन अनइफेक्टेड रहता है। गाइस जब भी नंबर कोई एडेड ऑन हो जाता है तो क्या होगा, वो इंक्रीज बाय 3 हो जाएगा मीन। ऐसा नहीं है अनअफेक्टेड होगा, नहीं, अफेक्ट करता है। Which one of the following assumptions cannot be tested through research hypothesis? इसमें से कौन सी ऐसी assumption है जो हम नहीं टेस्ट कर पाते? Growth of intellect does not depend on age and training of any child. एंड प्रोजीडियस जो पीपल होते हैं, यानी कि जो पूर्वक ग्रह से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, किसी भी अरुचिपूर्ण विषय जो उनको इंटरेस्ट का नहीं होता है, ऋणात्मक अभिव्यक्ति विकसित होती है, उससे एक नेगेटिव एटीट्यूड निकलता है। academic aptitude is contributory function of academic achievement and academic learning is facilitated by the advanced organizers। ये आपको ना कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी assumption के भी टेस्ट होता है, आप कौन सी जो है टेस्ट नहीं कर सकते हो, दैट विल बी योर प्रूजुडियस जो पीपल थे, मतलब हाउ कैन यू फाइंड दैट जो प्रूजुडियस पीपल है वो नेगेटिव एटीट्यूड रखते थे, किसके लिए? ऑब्जेक्ट दे डिसलाइक, जिस चीज़ को वो नहीं पसंद करते उसके लिए वो एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते थे प्रीजुडियस पीपल। तो इसको फाइंड आउट करना काफ़ी जो है असम्पशन जो है हाइपोथेसिस निकालना, उसको टेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, असम्पशंस निकालना। रिसर्चर हैज़ डेवलप्ड अ पर्सनालिटी इन्वेंटरी, उन्होंने एक पर्सनालिटी इन्वेंट्री रिसर्चर ने बनाई है, एंड ही हैज गॉट डाटा फ्रॉम द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल पर्सन, उन्होंने डाटा उठाए हैं इन दी फॉर्म ऑफ एग्री, मतलब उनसे उन्होंने सिर्फ एग्री और डिसएग्री में पूछा है। तो आपको ये बताना है बेस्ट टेक्निक, गाइस ये दो देख रहे हो आप, दो आपके डाइकोटमस ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना? तो जब भी आपके ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ये देखो, तो आप क्या यूज़ करते हो? वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 के लिए आप यूज़ करते हो 5। क्या यूज़ करोगे आप? 5 कोफिशिएंट है। अभी कोई कोफिशिएंट क्या कहता है आपका? ये 5 आपका कोफिशिएंट है, डाइकोटमस वेरिएबल पे होता है, नॉमिनल स्केल पे डाइकोटमस पे। और यहाँ पे भी आपका नॉमिनल स्केल पे डाइकोटमस, मतलब आपके जो दोनों ही वेरिएबल्स होते हैं, जो दोनों ही वेरिएबल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, डाइकोटमस ही होते हैं, एग्री या डिसएग्री। यानी कि आपने जो भी वेरिएबल्स ली हैं, दोनों ही वेरिएबल्स, मतलब आपने नॉर्मल जो लोग थे उससे भी आपने एग्री और डिसएग्री करवाया, और जो एब नॉर्मल व्यक्ति थे उनसे भी आपने एग्री और डिसएग्री कराया, मतलब दोनों ही वेरिएबल्स आपके सेम थे, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो? 5 कोफिशिएंट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट जो आपका मूवमेंट रहता है वो किस पे होता है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स पे होता है। किसमें होता है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में। जैसे आपका साइंस के लिए एक्साइटी इज द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। पॉइंट बाई सीरियल जो होता है उसमें क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस रहता है और दूसरा आपका जो रहता है वो रहता है डाइकोटोमस। डाइकोटोमस मतलब दो, एग्री या डिसएग्री, दो ऑप्शन होते हैं। तो कॉन्टिन्यूस और ये आपका पॉइंट बाई सीरियल पे होता है। बाई सीरियल में आपका क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, बाई सीरियल में कॉन्टिन्यूस रहेगा। दूसरा वाला आर्टिफिशियल यानी कि आपका फॉल्स वाला डाइकोटोमस होता है, या आपने आर्टिफिशियली उसको बनाया हुआ होता है, तो वो आपका बाई सीरियल आता है। जैसे दिस इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वन फॉल्स, यानी कि आपका कोई भी वन फॉल्स ले लो, ऑर्डिनल वेरिएबल पे हो सकता है। जैसे परफॉर्मेंस जो स्कोर होता है वो आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पे हो गया है, और दूसरा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो आपने हाई लो कर लिया, मतलब आपने आर्टिफिशियली उसको जनरेट कर लिया कि वो हाई है या वो लो है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट हो गया कॉन्टिन्यूस वेरिएबल से। पॉइंट बाई सीरियल हो गया आपका जो है ट्रू एंड डाइकोटोमस पे। बाई सीरियल हो गया आपका फॉल्स वाले पे। टेट्राकोरिक जो होते हैं वो आपके बाइनरी में आते हैं। स्फीयर पेन जो है वो आपका ऑर्डिनल स्केल्स पे आता है, एंड पाई जो होता है वो आपका दोनों ही जो है इस तरीके से ऑप्शंस में आते हैं ना, जैसे डाइकोटोमस में आता है। क्लियर? नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिनिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च का आपको डिफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो रिसर्चर का सब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिविटी, मतलब शोधकर्ता का एक आत्मलक्षी विमर्शन करना। यूज ऑफ इंटरव्यू एज अ मेजर टेक्निक, एम्बिग्विटी इन
जनरलाइजेशन में कोई एम्बिग्विटी आ जाती है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग लेना, तो इसका आंसर आता है आपका डी कन्वीनियंट सैम्पलिंग। जब भी आपका जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें आप क्या करते हो, सैंपल को एक ईजीएस्ट जो आपको तरीके से सैंपल मिल जाता है ना, मतलब आपको जो नियर बाय या बहुत ही कन्वीनियंटली जो सैंपल आपको अवेलेबल हो जाता है, वो इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वो इसमें इंक्लूड करते हैं। नाउ दीज 50 क्वेश्चंस जो थे आपके ये वाले, वो आपके जून के थे। नाउ वी आर मूविंग टू द दिसंबर 2011। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी में से कौन सी है इंटीग्रेट करती है स्टूडेंट्स की कैपेसिटी, इंटरेस्ट, की हैबिट्स को सोशल पार्टिसिपेशन, मतलब उनको लगता है कि सोसाइटी के साथ में डील करना, सोसाइटी के साथ में रहना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म है या आइडियलिज्म है? कौन सा है आपका? ये आता है आपका प्रेगमेटिज्म, दैट इज बेस्ड ऑन द यूटिलिटी पे बेस्ड होता है। ये आपकी लाइफ और ग्रोथ को डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे आप एक रियल वर्ल्ड में लेसन को अप्लाई करके देख रहे हो, कैसे उसकी यूटिलिटी पे बेस्ड आपको जो है कर रहे हो। Now, which of the following is the common belief? टैगोर, गांधी और जो है ऑरबिंदो, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इनका कॉमन बताना है, दैट इज कॉमन क्या रहेगा इसमें, सेल्फ रिलायंस। ये सभी लोग चाहते थे कि हम लोग सेल्फ रिलायंस बने। ठीक है, आ जाइए फिर नॉबल ट्रूथ में जो लॉर्ड बुद्ध ने हमें बताया है प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना। मिजरी इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, एवरी मिजरी हैज अ कॉज, हर एक दुख का कारण होता है। फ्रीडम, और अगर हम इससे फ्रीडम चाहते हैं, if वो पॉसिबल है दुखों से, और वो क्या है, देयर इज अ रेमेडी फॉर एवरी मिजरी, हर एक मिजरी जो होती है, प्रत्येक दुख का उपचार संभव है। इसका जो आपका आंसर बना वो आपका यही बना कि मिजरी इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, एवरी मिजरी हैज अ कॉज, देयर इज अ रेमेडी एंड फ्रीडम इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसका आप ऑप्शन लगा लेना बी। Today there is a lot of emphasis on ICT in education पे। भाई ICT के बारे में कौन सा जो है स्कूल ऑफ थॉट प्रेफर करता था, दैट इज योर रियलिज्म, क्योंकि वो एक साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल एनालिसिस नहीं गाइस, रियलिज्म आएगा यहाँ पे। रियलिस्ट टीचर बिलीव करते थे एक्सपेरिमेंट्स पे, यहाँ पे आप इसका ए लगा लो, रियलिज्म। ठीक है, एजुकेशन एक डायनामिक साइड है, एडम्स ने बोला था डायनामिक साइड है। तो इसका क्या मतलब आप समझते हैं कि कोई भी एजुकेशन प्रोसीड नहीं कर सकती विदाउट हैविंग आइडियोलॉजी के बिना। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू टीच द फिलोसॉफिकल विजडम है, यानी कि शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य रहता है वो दार्शनिक विवेक को सिखाना है। एजुकेशन कीप्स द फिलोसफी मूविंग। ठीक है, एंड द थियोरेटिकल जो टेनेट्स होते हैं आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस बाय एजुकेशन। तो ये आपका जो आपको डायनेमिक साइड बोला गया है वो क्या है, डी। यस, ये क्या करता है, शिक्षा के जो सिद्धांतिक मत होते हैं उनको व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। जो भी थ्योरीज हैं, जो भी फिलोसफी की थ्योरी टेनेट्स हैं, वो उसको प्रैक्टिस में लाता है कौन, एजुकेशन। सो दिस इज द डायनेमिक साइड। वी कैन कॉल गांधी एज अ आइडियलिस्ट, हम उन्हें बना मानते थे। क्यों? बिकॉज वी बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ अल्टीमेट वैल्यू, क्योंकि वो सत्य पे विश्वास रखते थे जो एक परम मूल्य है। क्योंकि वो ही वाज नॉट अ विजनरी बट एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। नॉन वायलेंस इज नॉट मेयरली द सेम्स एंड स्टेजेस फॉर द कॉमन पीपल। नॉन वायलेंस जो था वो एक लॉ था जिसको हमें मानना चाहिए, लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो आपका वेदांत का सूत्र है, इससे क्या इम्प्लाई होता है, क्या मतलब है इसका? सर्च फॉर इंडिविजुअल ट्रूथ इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल एजुकेशन। द स्टूडेंट्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू रिनाउंस वर्ldly life, the disciplines जो है they should follow the guru's example, कि हमें जो शिष्यों को गुरु के आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। तो ये वेदांत का सूत्र क्या कहता है, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत जो है वो मिथ्या है। यानी कि सर्च फॉर इंडिविजुअल ट्रूथ ही हमारा एक वास्तविक गोल है एजुकेशन का, कि व्यक्तिगत सत्य की खोज ही शिक्षा का चरम लक्ष्य है। Which of the following is the belief of Islamic epistemology? इस्लाम की एपिस्टेमोलॉजी में क्या बिलीफ है कि ट्रूथ नॉलेज जो है, ट्रू नॉलेज जो है वो एक टेम्पररी है,
इंट्यूशनल जो नॉलेज होती है, यानी कि जो अंतः ज्ञान होता है, जो इंट्यूशन से आया है, इज नॉट रियल, वो रियल नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस ही एक मेन सोर्स है, एंड जो नॉलेज है बेस्ड ऑन रीजनिंग इज यूनिवर्सली ट्रू। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपको यहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन की एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पूछा गया है। तो दैट विल बी योर बी, कि आपका जो अंतः ज्ञान है, जो हमने धर्म ग्रंथों द्वारा पुष्टि नहीं हो, लेकिन अंतः ज्ञान ही एक तब तक वास्तविक नहीं है जब तक हम उसे धर्म ग्रंथों की पुष्टि नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज द एपिस्टेमोलॉजी, बिकॉज उनके लिए सब कुछ क्या है, उनका कुरान है, सब कुछ उनका क्या है, कुरान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। अब लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या इम्प्लाई करता है कि स्टूडेंट शुड नो अबाउट द अल्टीमेट रियलिटी, द टीचर नीड्स टू बी द एग्जाम्पल, उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड एग्जाम्पल देना है, या एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज शुड बी द सेंट्रल पार्ट होना चाहिए, एंड मेटाफिजिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द लाइफ प्रिंसिपल। दिस वन, डी, डी इज द इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस भी हो सकता है, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पार्ट बनता है दैट इज द डी, कि हमारे जो तत्व मीमांसक पक्षों को हम अनिवार्य समझते थे वो हमारे लाइफ प्रिंसिपल्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाने चाहिए। वाई इज ऑरबिंदो की जो एजुकेशनल थिंकिंग है, जिसे हम इंटेग्रल एजुकेशन बोलते हैं, समग्र शिक्षा बोलते हैं, समग्र शिक्षा बोलते हैं, because it integrates the Indian and Western thinking? No, because it does not neglect any of physical, psychic और spiritual dimension, कि क्योंकि है बच्चों के किसी भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयाम की उपेक्षा नहीं करता, because it believes in the truth is innate होता है, and therefore nothing can be taught, हमारे अंदर ही होता है। It teaches us life in harmony with the nature as well as God, right? ये वाला कि इंटेग्रल में होता है कि आपका जो फिजिकल है, जो आपका साइकिक है, जो आपका स्पिरिचुअल है, जो बच्चे का, उन सभी का विकास होना बहुत ज़रूरी है, उन सभी को विकास ज़रूरी है। नाउ मैच करते हैं, ह्यूरिस्टिक अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच है। डिडक्टिव वाइज हमेशा याद रखना आइडियलिज्म होता है, और इंडक्टिव जो अप्रोच रहती है, देयर इज समथिंग न्यू टू फाइंड, कुछ नई चीज़ों को करना, एक्सपीरियंशियल करना, एक्सपीरियंस करना। तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है सी, जिसमें रियलिज्म आपका आता है इंडक्टिव अप्रोच पे, बिल्कुल सही बात है। एंड प्रेगमेटिज्म इज योर एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंशियल करना, प्रयोग करना, क्या करना, प्रयोग करना। एक नेचुरलिज्म आता है आपका ह्यूरिस्टिक अप्रोच में, जिसमें क्या आता है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच होती है आपकी स्वतः शोध। हिंदी में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ह्यूरिस्टिक जो मेथड होता है दैट इज स्वतः शोध करना, खुद से चीज़ों को फाइंड आउट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपिस्टेमोलॉजिकल टेनेट, आपको बताना है, मतलब जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ चॉइस की जो हम बात करते हैं, कि एक मनुष्य को उसके लाइफ की सारी चॉइसेस जो मिली हैं उसको चूज करने की फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग नॉलेज क्या होती है, नॉलेज सब्जेक्टिव होती है, ये याद रखना अकॉर्डिंग टू देम। सो नॉलेज इज गेन्स एंड थॉट्स अफेक्टिव एंड इंटर सब्जेक्टिव, टेम्परली होती है, या नथिंग कैन बी नोन। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी ज्ञान होता है वो सब्जेक्टिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेल्दी प्रिंसिपल ऑफ द सोशल फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल? लेजर फेयर, लेजर फेयर होता है यानी कि अपनी स्वेच्छाचार, मतलब लेट देम फ्री, जो करना चाहते हैं कर दो। जस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एज अ कॉम्प्रोमाइज होता है बिटवीन द पर्सुएशन एंड परमिशन, यानी कि अनुनय और अनुमति के बीच में जो एक लोकतंत्र होता है, वो डेमोक्रेसी को एक कॉम्प्रोमाइज समझा जाता है ऑटोक्रेटिक एंड लेजी फेयर के बीच में। तो आपको सबसे हेल्दी प्रिंसिपल बताना है, दैट वुड बी योर डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का आपका आएगा डी में आंसर। नाउ ऑल द फॉलोइंग फोर एक्सपोनेंट्स जो हैं आपके नीचे दिए हैं, वो सोशियोलॉजी को एग्जर्ट करते हैं। ऑल ऑफ देम वर नॉट सोशियोलॉजिस्ट इन द प्रॉपर सेंस में, वो प्रॉपर सोशियोलॉजिस्ट नहीं है। जैसे क्यूवेट है, ये साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं। कार्ल मार्क्स हैं, डर्खेम है, चार्ल्स डर्खेम एंड एमाइल डर्खेम। तो आपको ओनली वन वॉज ट्रू सोशियोलॉजिस्ट, जो सबसे ट्रू सोशियोलॉजिस्ट हैं वो हमारे चार्ल्स डर्खेम हैं। यहाँ पे माइल डर्खेम इज ऑल्सो, पता नहीं, क्वेश्चन ही थोड़ा सा मुझे लॉजिकल सा लगा कि चलिए ठीक है फ्लूइड है, लेकिन नाम तो ऐसे डालो ना जिसमें आप कुछ भी ले रहे हो। अगर आप हटाने के लिए बोलते कि ओनली वन इज नॉट ट्रू, तो वो तो फ्लूइड थे, क्योंकि वो इनका जो बेसिकली जो उनकी
बिलीव्स हैं वो कहाँ से आते हैं, साइकोलॉजी से आते हैं। चेंजेस ब्रॉट बाय द वॉर्स, है ना, चेंजेस ब्रॉट बाय द वॉर्स, वॉर्स लेके आती है। तो आपका बेसिक जो आपका प्रोग्रेसिव चेंज आता है, ठीक है, वो किससे आता है हमारा, हाँ जी, तो प्रोग्रेसिव जो चेंज आता है दैट इज फ्रॉम द बी, यानी कि फर्स्ट जो कि हमारे घर और सोसाइटी से आता है, स्कूल से आता है, और दूसरा जो ऑप्शन आता है दैट इज दी थ्री, यानी कि हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन लेके आते हैं। तो सिंपल था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डायरेक्ट बियरिंग विद द कल्चरल लैक। कल्चरल लैक क्या होता है, जब मटेरियल नॉन मटेरियल बीच में एक दरार आ जाती है, मतलब आपके जो है मटेरियल जो चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे कि आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी एडवांस हो, लेकिन आपको जो है पॉवर्टी रोकती है, एक तरीके से आपका कल्चर जो है वो पिछड़ापन सा आ जाता है। तो वो किससे आता है, वो आपकी स्लो स्पीड से आ जाता है, कि बहुत ही जो सोशल चेंज आपके यहाँ आसपास हो रहा है वो बहुत ही स्लो स्पीड से हो रहा है, लेकिन सोसाइटी जो है वो बहुत ही हाई स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो ये होता है विच व्हाट इज द एम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी विच हैज फेथ इन फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। उस सोसाइटी का एम बताना है, उस मॉडर्न सोसाइटी का एम बताना है जहाँ पर वो इन्हीं तीनों चीज़ों के प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं। ऑप्शंस में आता है एस्टैब्लिशिंग अ सोसाइटी विच इज एथिकली एंड मॉरली साउंड होती है, अशरिंग इन सिक्योरिटी प्रोस्पैरिटी एंड सोशल वेलबींग पे बिलीव करती है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑल द एजुकेट्स इनटू द ह्यूमन डिवाइन बीइंग में एंड एडमिटिंग द चेंजेस इन ऑल द फील्ड्स बिफोर अदर कंट्रीज टू इट। सभी क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों को, अन्य परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो ये आपको ये बताना है कि जो तीन है, मतलब हमारे दार्शनिक जो समाजशास्त्री और जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो किस पे बिलीव करते थे, वो हमारे बी ऑप्शन आएगा, जहां पर हम लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, और एक सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग हो गया आपका सोशियोलॉजिकल से बेस्ड, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आपका यहाँ पे जो है फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसेंशियली रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ टीचर फॉर डेवलपिंग द इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन द चिल्ड्रन। अगर हमें बच्चों के अंदर आपस ये जो है बच्चों की बुद्धिमत्ता पूर्ण जो है, अगर हम एक चाहते हैं विकास करना, कि इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग हो, आप अदर कल्चर जो है ट्रस्ट करें, रिस्पेक्ट कर पाए, तो उसके लिए ज़रूरी है पोजेशन ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस कल्चर, मतलब दूसरे के कल्चर्स की या सब कल्चर्स की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ प्रोग्रेसिव एंड हैविंग ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, हैविंग डीप नॉलेज इन वन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इन जो पोजेसिंग हाई अकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन द फील्ड में, हाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए बेस्ट आंसर आपका बन जाएगा ये वन है एंड टू। बिल्कुल सही बात, कि आपको दूसरों के कल्चर की नॉलेज भी हो, प्लस आप ओपन माइंडेड हो, मतलब हर एक कल्चर को आप आदर सम्मान से, खुली मानसिकता से एक्सेप्ट कर पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सोसाइटी। यहाँ पे आपको बताना है क्लोज सोसाइटी का, कि वो सोसाइटी जहाँ पे पीपल आर कंजर्वेटिव्स होते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस प्रोहिबिटेड होती है, इलिटरेट्स होते हैं एंड बहुत ही पुअर होते हैं। तो क्लोज सोसाइटी वो होते हैं जो कि बहुत ही कंजर्व सोसाइटी के होते हैं, मतलब दे आर वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा बी, जहां पर क्या होता है, सोसाइटी जहां पर इंटरकास्ट जो मैरिजेस होती हैं प्रोहिबिटेड, मतलब अच्छा ओके, आपको एग्जांपल देना था कि जहां पर सिर्फ जातियों में ही विवाह किया जाता है, मतलब दे आर वेरी क्लोज्ड, कि वो सिर्फ चाहते हैं कि जो है इंटरकास्ट मैरिजेस ये हो, सोसाइटी में ही लिमिटेड होते हैं। ओपन सोसाइटी तो वो होती है जहाँ पे उनके थॉट्स, उनकी मानसिकता में काफी विकास होता है, उनको नहीं मैटर करता अगर जो है सिख की शादी सिख में ही होनी चाहिए, ये क्लोज सोसाइटी कहती है।
लेकिन ओपन माइंड में जो पीपल्स होते हैं दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, उनको उनको इन सब चीज़ों से, उनको कास्ट कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ 22, वन ऑफ one of the following statements on character education is agreeable to many educational sociologists, जिसमें स्टेटमेंट कहता है कैरेक्टर एजुकेशन बहुत ही पॉसिबल होती है विदाउट रिलीजियस एंड जो है डिनोमिनेशंस डॉक्ट्राइन्स में। कैरेक्टर एजुकेशन इज बेस्ट हैंडल्ड बाय गिविंग यूथ रेडीमेड जजमेंट्स, रेडीमेड जिसको बना बनाया, जैसे हिंदी में पढ़ते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली कैरेक्टर एजुकेशन क्या होती है। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर एजुकेशन कि जो धार्मिक है और मत मतांतर परक सिद्धांतों के बिना चरित्र शिक्षा बहुत ही असंभव होती है। चरित्र शिक्षा बोलते हैं इसे। एंड युवाओं को हमें तयशुदा जो निर्णय है, जो प्री डिटरमाइंड थॉट्स हैं, जो निर्णय है को देकर हम लोग चरित्र शिक्षा को सर्वोत्तम रीति से संचालित करते हैं। नैतिक मुद्दों का प्रत्यक्ष विवेचन चरित्र शिक्षा में शामिल होना चाहिए। एंड चरित्र शिक्षा केवल जो धार्मिक संस्थान होते हैं या घर का क्षेत्र होता है वहीं पर ही दी जाती है। तो यहाँ पर जो आपको मेन थॉट है वो आपका ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कशन होता है मॉरल इश्यूज का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कैरेक्टर से रिलेटेड चीजें जैसे मुद्दे होते हैं, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना चाहिए, बच्चों को सिखाते हैं आप वो सारी चीजें। नाउ चिल्ड्रन ऑफ द टुडे आर अंडर ग्रेटर इमोशनल स्ट्रेस। अभी तक जो आप देख रहे हो ना 2011 में जो दिसंबर का पेपर है उसमें काफी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे ग्रेटर इमोशनल जो स्ट्रेस होता है देन भी इमोशनल स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन सेंचुरी को, जो बच्चे हैं आज से सेंचुरी अगो जो बच्चे थे उनका स्ट्रेस लेवल, उनका इमोशनल स्ट्रेस और आज के इमोशनल स्ट्रेस को अगर आप देखेंगे तो क्या डिफरेंस पाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, बॉन्ड्स जो है मेंबर्स के साथ में वो बहुत कमजोर पड़ते जा रहे हैं। स्कूल्स हैव नॉट एडजस्टेड टू द चिल्ड्रन, बच्चों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स आर वेरी लेस इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रन, माता पिता बहुत ही कम रुचि दिखा रहे हैं। सिंपल सिंपल इसका क्या आंसर है? बॉन्ड्स कम हो रहे हैं। आजकल बच्चे फोन्स में इतना अटैच है कि उनको अपनी फैमिली के मेंबर्स से जो है बॉन्ड्स अटैच नहीं होता है, तो दे क्रिएटिंग अ वेरी इनसिक्योरिटी। ठीक है, जो है जैसे कहते हैं ना बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती है, माँ बाप की बच्चों से नहीं बनती, बिकॉज जो पहले के बॉन्ड्स हुआ करते थे वो आज नहीं देखे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई आर मास मीडिया, हमारा जो मास मीडिया सिनेमा टीवी जो प्रेस है वो एक तरीके से पैसिव हो गया है, यानी कि एक पैसिव एजेंसी हो गया है एजुकेशन के। ऐसा क्यों? बिकॉज they provide very informal education, ठीक है, and they cannot come closer to the learner like human and teachers, वो कम क्लोजर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे फ्यूचर, जैसे आप कह रहे हैं सिनेमा आपने चला दिया, टीवी आपने चला दिया और बच्चे बैठकर देख रहे हैं, दे कांट एक्सप्रेस देयर व्यूज, है ना, वहां पे सिर्फ जो टीवी दिखा रहे हैं आप वही देख रहे हो। लेकिन एक ह्यूमन टीचर अगर आप क्लासरूम में है तो आप उनके साथ एक इंटरेक्शन क्रिएट करते हो, इसीलिए इसको एक पैसिव एजेंसी बोला जाता है। लर्नर कैन नॉट रिएक्ट टू द डायरेक्टली, वही हो गया ना, इन माध्यमों के साथ में वो एक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। एंड दे डोंट क्लैरिफाई द डाउट्स इन द कोर्स ऑफ लर्निंग, वो अपने जो है डाउट्स को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। तो क्यों पैसिव बोला है फर्स्ट वाला? बिकॉज दे प्रोवाइड वेरी इनफॉर्मल, गाइस इनफॉर्मल एजुकेशन तो है ही है, लेकिन अब वाई मास मीडिया इज द पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन, मुझे तो ऑलमोस्ट सारे ही लग रहे हैं। चलिए एक्लेक्टिक थ्योरी क्या है? एक्लेक्टिक थ्योरी किसने दी थी? जी हाँ, एक्लेक्टिक थ्योरी दी थी आपकी गैगने ने। तो ये टॉलमैन की डबल हो गया। एक्लेक्टिक अप्रोच है जहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू थ्योरी करते हैं, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है काफी सेवरल थ्योरीज का एंड अल्टीमेटली हम लोग उसको अदर थ्योरीज के साथ में रिप्लेस कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखें, द एम्फेसिस अपॉन द साइकोलॉजी इन टीचर एजुकेशन इज बेस्ट जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नीड। हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि टीचर मस्ट जो है मस्ट नो अबाउट द साइकोलॉजी, कि बच्चों की साइकोलॉजी की, बच्चों की ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों के असामान्य व्यवहार को रोकने के लिए पता होना चाहिए, बच्चों के बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, मानव जो व्यवहार को समझने के लिए, एंड स्वीकार्य व्यवहार जैसे निर्मित होता है इसे परिभाषित करने के लिए हमें जरूरत होती है। तो इसमें बेस्ट आंसर आएगा आपका ये, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमें जरूरत होती है। प्रपोसिव बिहेवियर इज द बिहेवियर दैट इज, प्रपोसिव बिहेवियर कौन सा बिहेवियर होता है? यानी कि साक्षित्यपूर्ण जो व्यवहार होता है।
gave purposive behavior. हाँ जी, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट दिया था प्रपोसिव बिहेवियर का, ये दिया था टॉलमैन ने। उनका कहना है कि डेवलप द मिडिल ग्राउंड, मतलब उन्होंने ना एक हमारी जो क्लासिकल थ्योरी थी और एक जो हमारी कॉग्निटिव थ्योरी के बीच का एक जो है रास्ता उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा कि हमारा जो बिहेवियर रहता है वो एक गोल डायरेक्ट करता है, हमारी लाइफ का पर्पस हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है। ठीक है, सिर्फ एक स्टिमुलाई से हमारा बिहेवियर डिसाइड नहीं होता। हमारी जिंदगी का गोल क्या है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या हमारी लाइफ का पर्पस है, ये हमारी जो है बिहेवियर को डिसाइड करता है। इसीलिए उन्होंने जो है एक लेटेंट लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट दिया था। लेटेंट लर्निंग होता है, हम कुछ चीजें ऐसी सीखते हैं जो उस टाइम हमारी यूज में ना आके लेटर ऑन लाइफ में यूज आती हैं। जैसे उनके जो है थ्योरी में क्या था, रैट था वो एक मेज से होकर गुजरता था। तो पहले वो उसने ये ट्राई किया, फिर ये ट्राई, उसको पता था कि उसने पहले जो सीखा हुआ था कि यहाँ जाने से उसको रास्ता नहीं मिला था, वो उसको जो है क्या हुआ, नेविगेट करने में उसको हेल्प किया। तो उसको एक कॉग्निटिव मैप, ये नेटिव मैप की थ्योरी भी हमारे टॉलमैन ने ही दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा किसी लक्ष्य की प्राप्ति जो है प्रति अभी जो है मुख हो, मतलब कि ओरिएंटेड टुवर्ड्स द गोल, ये ना गोल के ऊपर होनी चाहिए, नीड के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, एसेंशियली इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द नीड सेटिस्फेक्शन। तो उनका कहना था क्या वो गोल होनी चाहिए, जरूरत के ऊपर होनी चाहिए, या वो नीड के सेटिस्फेक्शन पे होनी चाहिए, या वो एक इनसाइटफुल लर्निंग होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको आई थिंक मिल गया होगा। प्रोपोसिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन द गोल, कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक गोल डिसाइड करता है, पर्पस डिसाइड करता है, दैट इज गिवन बाय द टॉल। ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय an objective reality, yeah, the phenomenal field, including the phenomenal self, social pressure, and the physiological needs. जिस तरह की ह्यूमन बिहेवियर डिटरमाइंड होता है, दैट इज द फिनोमिना गो, ये आपका गोचर स्व सहित, मतलब आपका जब अपने सेल्फ के साथ में जो है फिनोमिना होता है। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर लर्निंग टू बी इफेक्टिव, अगर हमें लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है, द गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ, तो हमारे जो गोल्स होने चाहिए वो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होने चाहिए, या लर्नर की नीड और उसके पर्पस के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, या जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होने चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं। हमारे जो लर्निंग के गोल्स होते हैं, हमें क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो लर्नर की नीड्स के ऊपर। ठीक है, question number 30, which of the following best describe the extent of effect of heredity upon development? हेरिडिटी होता है जो हमें अपने जीन्स के थ्रू मिला हो, है ना, हेरिडिटरी हमें कोई चीज मिली है, हमारा उसका डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। जैसे हेरिडिटी डिटरमाइन करती है हाउ फार इंडिविजुअल विल डेवलप, सही स्टेटमेंट सही है कि व्यक्ति का विकास किस सीमा तक होगा, इसका निर्धारण हमारी हेरिडिटी करती है। व्यक्ति का विकास किस सीमा तक हो सकता है, इसका निर्धारण आनुवांशिकता करती है। मतलब हेरिडिटरी डिटरमाइंस हाउ फार एन इंडिविजुअल कैन डेवलप। ओके, जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आता है विल होगा या किस हद तक होगा, या एक हेरिडिटरी सबसे प्राइमरी डिटर्मिनेंट है कि कितना हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो सकता है, या एक प्राइमरी है कि वो हाउ फार एन इंडिविजुअल कैन डेवलप। काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका बेस्ट आंसर आपको पता है डी है, कि एक व्यक्ति का विकास किस सीमा तक हो सकता है, आनुवंशिकता जो है यानी कि हेरिडिटरी जो है इसका प्रमुख निर्धारक होता है। ठीक है, which of the following best characterize the process of emotional growth? इमोशनल ग्रोथ को बेस्ट कैरेक्टराइज करना है आपको। ग्रेजुअल सप्रेशन ऑफ ऑल इमोशनल रिएक्शंस, मतलब समस्त जो संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनका क्रमिक रूप से यानी कि ग्रेजुअली जो है सप्रेशन होना। इमोशनल ग्रोथ के बारे में बता रहा है आपका, जो इमोशनली ग्रोथ आप करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ न्यू इमोशनल कैपेसिटी, एक्विजिशन ऑफ न्यू इमोशनल कैपेसिटी, नवीन संवेगात्मक क्षमताओं को अर्जन करना। एंड ग्रेजुअली सब्सटीट्यूशन ऑफ इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स को फॉर द इमोशनल रिस्पॉन्स में ग्रेजुअली सब्सटीट्यूट करना, मतलब जहां आपको इंटेलेक्चुअली बात करना चाहिए वहां इमोशनली आप डील कर रहे हो, तो यस की संवेगात्मक अनुक्रियाओं के लिए, मतलब हमारे जो इमोशनल चीजें होती हैं के लिए हम बौद्धिक अनुक्रिया का प्रतिस्थापन कर देते हैं।
है ना। जैसे आप जहाँ पर आपको ज़रूरत है, जब इमोशनल चीज़ों के बजाय आप जब इंटेलेक्चुअली चीज़ों को समझने लगते हैं, चीज़ों को टेक इट एज अ, तो वो आपका इमोशनल ग्रोथ में आ जाता है। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि conformity to the demands of social order, integration of one's purpose with those of the social order, achievement of social security and acceptance, the development of social skills का डेवलपमेंट होना, सामाजिक कौशलों का विकास होना। तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट किस चीज़ का होता है? सोशल डेवलपमेंट होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ वंस पर्पस को विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर, मतलब अपने उद्देश्यों को हम सामाजिक यानी कि अपनी जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग अनुकूलित कर लेते हैं जब, तो हमारा सोशली डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब हम लोग जो है सोसाइटी को एक्सेप्ट करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू टेकिंग केयर ऑफ द सोसाइटी, देन सोशल जो है सोसाइटी विल टेक केयर ऑफ यू, है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो ये जो डेवलपमेंट होता है स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आप कितने ऑर्डर को मानते हैं, कितनी सोसाइटीज के ऑर्डर क्या है? अच्छे से चलिए, अच्छे से बात कीजिए। सबकी जो है कोई भी कल्चर प्रोग्राम्स हैं, जो भी कल्चरल चीज़ें हैं उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। तब सोसाइटी में जो है एक अपना बना पाते हैं, इंपॉर्टेंस दे पाते हैं। लेकिन सॉर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं, एटीट्यूड इज द एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे खट्टे अंगूर को क्या करेंगे? प्रोजेक्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन, रैशनलाइजेशन दे रहे हैं आप ये आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। तो जी हाँ, आप एक तर्क दे रहे हो, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, ये एक स्टोरी थी, ये एक स्टोरी थी जहाँ पर एक पेड़ पर अंगूर लगे हुए थे और यहाँ पर एक जो है लोमड़ी जो है उस अंगूर को पकड़ नहीं पाती है। तो वो यूं कह के चली जाती है वहां से कि ये तो अंगूर खट्टे हैं, यानी कि वो खुद को समझा रही है ना, खुद को तर्क दे रही है, जरूर ये अंगूर खट्टे होंगे, क्योंकि उससे वो काम हुआ नहीं, वो अंगूर तक पहुंचा नहीं, इसलिए वो खुद को तर्क दे रहा है। यानी कि अपने रिजेक्टेड फ्रॉम हर ड्रीम, है ना, रिजेक्टेड फ्रॉम हर ड्रीम, उसको आप रैशनलाइजेशन में गिनते हैं। द रिजेक्टेड चाइल्ड इज लाइकली, अगर एक रिजेक्टेड चाइल्ड है और एक निराकृत बालक होता है, वो एक आक्रामक, नकारात्मक, भगोड़ा या अन्य मनसक कहलाया जाता है। इसमें से क्या आएगा? रिजेक्टेड मतलब विड्रॉन हो जाता है। स्पीयरमैन थ्योरी में जो इंटेलिजेंस है, स्पीयरमैन की थ्योरी जो इंटेलिजेंस की, तो थॉर्नडाइक की क्या है? इनेट इज टू एक्वायर, मतलब आपकी जो अंदर की इनेट क्वालिटीज होती हैं। कल्चरल फ्री इज टू कल्चर फेयर, verbal is to performance, qualitative into quantitative। नो, ए इज द बेस्ट आंसर है इसका। तो जो स्पेयरमैन की जो थ्योरी थी, तो फैक्टर वो इंटेलिजेंस की थ्योरी थी जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बात किया। एंड जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने एक इनेट क्वालिटी, इनेट बिहेवियर के बारे में बात किया। हाँ जी, 16 पीएफ ये आपको वो करना है। एनालिटिकल साइकोलॉजी अभी हमने पढ़ा था, एनालिटिकल साइकोलॉजी किसने दिया? फेलिक टाइप पीएफ फ्लूइड ने दिया है 16 पीएफ, कैटल ने। आ जाओ, तो यहाँ पे आपका बनता है आंसर बी, जिसमें फ्लूइड में क्या दिया है आपका? फेलिक स्टेज, ये अपनी जो है स्टेजेस दी थी। इंसैक ने साइकोटिज्म दिया था, कैटल ने 16 पीएफ दिया, एंड जो जंग की थ्योरी है एनालिटिकल साइकोलॉजी। एथनोग्राफिक स्टडीज इन एजुकेशनल सेटिंग्स, एथनोग्राफिक क्या होता है? जब हम कल्चरल स्टडीज करते हैं ना, तो इंटीग्रेटिंग वेरी क्लोज इंटरपर्सनल नोट्स, यानी कि हम अति नज़दीकी जो अंतर्वैयक्तिक सूचना एकत्र करना, क्षेत्र में प्रचुर सूचना एकत्र करना, मतलब कॉपीज ऑफ फील्ड नोट्स। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, या ये एक तरह का कन्वर्सेशन एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। किस तरह का होता है? चेक, ये नृ जाति अध्ययन करना, नृ जाति अध्ययन करना, दिस इज योर यस इन वेरी क्लोज इंटरपर्सनल नोट्स। if in a situation every individual has an equal chance of being selection, जब हर एक के equal chance होते हैं selection के, तो that would be your probability, यानी कि D option। A qualitative studies does not intend to, qualitative जो studies होती हैं bring about human subjectivity लेके आती हैं, generalize the findings, establish the credibility of the conclusion and use indicative methods of analysis, यानी कि विश्लेषण की जो है निदर्शित विधि का उपयोग करना। क्या लगता है आपको इसमें? उद्देश्य नहीं है,
उद्देश्य नहीं है, दैट वुड बी बी। क्यों? क्योंकि जो हमारा सामान्यीकरण है, जो हमारी जनरलाइजेशन होती है, वो हम क्वांटिटेटिव में करते हैं। ठीक है, जो हम फाइंडिंग्स निकालते हैं बेसिकली सब्जेक्टिविटी क्वालिटेटिव में आता है। एस्टैब्लिश दी क्रेडिबिलिटी, यानी कि हमारी जो विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी इज दी विश्वसनीयता, ये भी हमारा क्वालिटेटिव का गुण है। इंडिकेटिव मेथड यानी कि निदर्शक जो विधि रहती है, वो भी हमारा ये है। तो फाइंडिंग्स वाला जो है हमारा एक्सपेरिमेंट में आता है ना। अदर कंडीशंस बीइंग इक्वल एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोएफिशिएंट्स इज इंडिकेटेड ऑन द वीकेस्ट रिलेशन। इनमें से सबसे जो दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कौन से पॉइंट पे सबसे वीकेस्ट रिलेशन देखा जाता है, तो यहाँ देखो माइनस ये वाला। ठीक है, टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अगर हम दो मीन्स के बीच में करें तो टी टेस्ट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नॉमिनल होता है, इंटरवल या डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बैडली स्क्यूड, scale of measurement is ordinal and distribution is normal, scale of measurement is interval and battery distribution is skewed। यानी कि मापनी अंतराल स्केल हो और जो वितरण है वो अधिक वैषम्य हो। तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ही यहाँ पे आता है आपका कि अगर हम कहते हैं टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के बीच में अगर हम कोई सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस को टेस्ट कर रहे हैं, उस दौरान जो टी टेस्ट होता है उसका जो इंटरवल होता है और वितरण जो होता है वो बहुत ही जो है बैडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्क्यूड में। इफ the only hypothesis of the study was to see the effect of the method on the performance of 8-year-old and 10-year-old। तो आपको बताओ कौन सी रिसर्च लगी थी? किसी शोध में अगर 8 से 10 से बच्चे हैं, 8 से 10 साल के बच्चों के निष्पादन पर विधि के प्रभाव की जांच करनी है, तो परिकल्पना के लिए क्या अध्ययन करोगे आप? इसमें से आप हम करते हैं इसमें से कॉजुअल कंपैरेटिव। अ टेस्ट जो है वो मैनुअल गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन। टेस्ट जो रहता है मतलब एक जो परीक्षण पुस्तिका में परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता और शक्मक सूचनाएं दी गई हैं। यह भाग कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, या बोथ? यानी कि टेस्ट को मैनुअली डिटेल करना है तो वो हमारा आता है, ये बोथ आता है, बोथ द स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च फॉर एनालिसिस करना है या रिसर्च फॉर सोल्यूशन बाय द यूजर करना है या थ्योरी के लिए करना है? ये आप सबको पता है, थ्योरी के लिए हम लोग ये करते हैं। एनालिसिस करना है या रिसर्च फॉर सोल्यूशन बाय द यूजर, तो वो आपका एक्शन होता है। एंड रिसर्च में आपका यानी कि ऑप्शंस आता है आपका 45। which one of the following is necessary condition to use product movement correlation? जब भी हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन करते हैं इन द रिग्रेशन इक्वेशन में, तो हमारे जो प्रतिदर्श होते हैं मतलब जो सैंपल होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, नॉट मोर देन 30, या शुड बी लीनियर, लीनियर होना चाहिए, एंड रिलेशनशिप शुड बी कल्टी लीनियर। ये भी बहुत सिंपल था। अगर हमें पता है कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन क्या है और कहाँ यूज करते हैं, तो वी शुड नो कि ये एक तरह का लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, a researcher has developed an achievement test, so he has got the data of upper group and lower group, दो डेटा उसने कलेक्ट किए in order to find the reliability which of the suitable। अब यहाँ पे अपर ग्रुप है एक और एक लोअर ग्रुप है, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं। अब इसमें सिमिलर है, बाइसीरियल लगा सकते हैं, इसमें बाइसीरियल लगा सकते हैं। बाइसीरियल में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल आपका डाइकोटमस होता है प्लस आपका एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, ये दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें बाइसीरियल लगा दीजिए, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। जैसे प्रोडक्ट मूवमेंट जो होता है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं दोनों में। पॉइंट जो बाइसीरियल होता है उसमें वन जो वेरिएबल है पॉइंट बाइसीरियल में, वन वेरिएबल इज योर कॉन्टिन्यूस एंड वन वेरिएबल जो है वो नेचुरली
क्या होता है, नेचुरली या ट्रू डाइकोटमस होता है, इसमें कॉन्टिन्यूस होता है, बाइसिकल में एक आर्टिफिशियल वाला होता है। टेट्रा में आपके बाइनरी होते हैं, टेट्रा में आपके बाइनरी होते हैं, जैसे यस या नो हो गया, दूसरा 0 से 1 की फैमिली हो गया। स्पीयरमैन में आपके ऑर्डिनल स्केल में होते हैं, तो दोनों ही ऑर्डिनल और फ्री जो कोफिशिएंट होते हैं इसमें दोनों ही आपके डाइकोटमस होते हैं, दोनों ही वेरिएबल में क्या होते हैं, डाइकोटमस होते हैं। ठीक है, 47 पे रिसर्चर हैज इवैल्यूएटेड द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कमिटेड ए कांस्टेंट एरर ऑफ 2, मतलब एक कांस्टेंट एरर कर रहा है वो बार बार 2 ओवर मार्किंग करके। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पहले वाले में जून या 10th में भी रिपीट हुआ था, तो वो वेरिएबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, ओवर मार्किंग कर रहा है, मतलब एक तो 2 लिख नहीं रहा, ऊपर से ओवर मार्किंग कर रहा है, तो वो जो है इंक्रीज बाय 4। 48 में हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल, क्लिनिकल डेटा, लॉन्गिट्यूड, बहुत लंबी स्टडीज जो होती है वो आपकी इसमें आती है, जो सेंसस नहीं होती, जिसमें जिसमें हम जनसंख्या गणना करते हैं, तो इंटरनल कंसिस्टेंसीज, एक्सटर्नल, ये देखो ये जो क्रिटिसिज्म वाला है ये हमारा हिस्टोरिकल में आता है, और जो वैलिडिटी वाला सिस्टम है ये हमारी रिसर्च में आता है, बेसिकली एक्सटर्नल वैलिडिटी। हाँ जी, तो ये हमारा जो डिस्क्रिप्टिव आता है, यस वो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, एक्सपेरिमेंटल 5 हो गया, बिल्कुल सही आंसर है, हिस्टोरिकल इज 4, 2 एंड 5। ठीक है, आ जाओ। व्हेन द नेचर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन इज नॉट नोन, जब हमें नहीं पता होता, ये भी बहुत सिंपल है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन उठा के दे रखी है कि सबसे पहले जब हमें पॉपुलेशन नो नहीं होती, नहीं पता होती कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, उस दौरान जो डेटा का एनालिसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, जब पॉपुलेशन नहीं पता तो उसको हम नॉन पैरामीटर बोलते हैं। क्या होती है वो, गैर प्रचालित सांख्यिकी होती है, हमें नहीं पता। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इज लीस्ट क्वांटिफिएबल होती है, सबसे लीस्ट जो होती है दैट वुड बी योर प्रिडिक्टिव वैल्यू। ठीक है, दैट वुड बी योर प्रिडिक्टिव। सो थैंक यू सो मच गाइस। दिसंबर एंड जून हमने दोनों के ही 2011 के यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।